तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 खेल आयोजन का प्रबंध। ठीक है, इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, हम आज वो डिस्कस करेंगे और क्या क्या आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रचार समिति की जिम्मेदारियों को लिखिए। हमने देखा था जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि हमारे पास बहुत सारी कमेटियां होती हैं जो ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है। किसी भी गेम को, किसी भी स्पोर्ट्स को या फिर किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें बहुत सारी टीम्स चाहिए होती हैं। रिफ्रेशमेंट टीम हो गई, स्पोर्ट्स टीम हो गई, इक्विपमेंट टीम हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि मैनेजमेंट टीम हो गई। तो हमें बहुत सारी कमेटियां या टीम्स चाहिए होती है किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो उसमें यही पूछा है कि जो हमारी प्रचार समिति होती है यानी कि पब्लिसिटी कमेटी होती है, उसका काम क्या होता है, उसका रोल क्या होता है। प्रश्न क्या है कि प्रचार समिति की जिम्मेदारियों को लिखिए कि प्रचार समिति की क्या जिम्मेदारियां होती है। तो प्रचार समिति यानी कि पब्लिसिटी कमेटी प्रचार समिति सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, टीमों आदि को पहले ही प्रतियोगिता की जानकारी भेजती है। क्या करती है, जितने भी मेंबर्स होते हैं, चाहे वो कोच हो, चाहे वो प्लेयर्स हो, चाहे वो लोग हो, ठीक है, आम नागरिक हो, उनको पहले से ही गेम की सारी जानकारी पहुंचाती है कि गेम किस दिन कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कितने बजे होने वाला है, कितने बजे उसका कार्यक्रम किया जाएगा। तो उन सबकी क्या बोलती है, सबकी जानकारी इनको देती है। उसके बाद यह समिति प्रतियोगिता के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे पोस्टर, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि पर प्रसारण करती है। ठीक है, अपनी पब्लिसिटी करती है अपने गेम की। हमने क्रिकेट वगैरह भी देखा है, तो जब भी आईपीएल या वर्ल्ड कप होते हैं तो टीवी पे उसकी एड की जाती है, एडवर्टीजमेंट की जाती है, तो वो पब्लिसिटी कमेटी का ही एक काम होता है। इसके बाद आदि के द्वारा प्रचार करती है। इस समिति का मुख्य कार्य प्रतियोगिता की तिथि, स्थान व प्रतियोगिता के कार्यक्रम के बारे में सूचना भेजना है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमें बताती है कितने बजे होगा, किस दिन होगा, कब होगा, रात को होगा, सुबह होगा, तो उन सबकी जानकारी बताती है। इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी स्पोर्ट्स का प्रचार करना है। प्रचार करने से अत्यधिक दर्शक प्रतियोगिता को देखने के लिए आते हैं। ठीक है, पब्लिसिटी कमेटी जैसे प्रचार समिति, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रचार करती है। ठीक है, कैसे करती है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ठीक है, समाचार पत्र में एडवर्टाइज करवा के, इन सब चीजों से, या फिर सोशल मीडिया पे हो गया, तो इन सबसे प्रचार करती है। तो प्रचार समिति, अगर आपसे पूछ ली कि किसी भी कमेटी के बारे में लिखो, तो उस कमेटी का क्या काम है, क्या करती है, वो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे पूछ ले प्रचार समिति, आपसे वो कुछ और भी पूछ सकता है, आपसे वो रिफ्रेशमेंट कमेटी भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद वो आपसे कुछ और भी पूछ सकता है कि भाई मैनेजमेंट कमेटी क्या करती है, तो वो सब पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यातायात समिति के कार्य को बताइए। अब यातायात समिति क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कमेटी क्या करती है। यातायात समिति यानी कि ट्रांसपोर्ट कमेटी खिलाड़ियों तथा अधिकारियों के लिए आने जाने के साधन यातायात समिति जुटाती है। ठीक है, खिलाड़ी किससे आएंगे, किससे जाएंगे, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, तो उन सबका जो भी समाधान होते हैं वो कौन निकालता है, ट्रांसपोर्ट कमेटी। कौन कौन किस किस को कौन कौन सी बस या कार प्रोवाइड होगी, है ना, कौन कौन किस किस कार से, एयरप्लेन से, कहाँ से जाएगा, किससे जाएगा, तो वो सब ये डिसाइड करते हैं। खिलाड़ियों तथा अधिकारियों के रहने की जगह से खेल के मैदान तक लाने तथा खेल समिति के बाद उन्हें वापस जहां वे ठहरे हैं यहाँ तक पहुंचाने का कार्य यातायात समिति द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, यातायात समिति का काम क्या होता है, वो जिस होटल में ठहरे हैं प्लेयर्स, उनको वहां से ले जाके जहाँ पे गेम हुआ है वहां तक पहुंचाना, फिर गेम खत्म करने के बाद उनको वापस उनके होटल पहुंचाना, है ना। जिस ट्रांसपोर्ट से वो पहुंचाएंगे वो ट्रांसपोर्ट यातायात समिति डिसाइड करती है। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रश्न 3। ठीक है, प्रश्न 3 क्या है, योजना क्या है, यानी कि प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है, ठीक है, प्लानिंग का अर्थ क्या है। अब
योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के दौरान होने वाली समस्या को हल करने तथा कार्य को सरल बनाने के लिए उपयोग की जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, हम किसी भी कार्य को करने से पहले जो प्लानिंग बनाते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने से पहले जो प्लानिंग करते हैं कि हम इस दिन ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये लोग होंगे, ये टीम्स होंगी जो उनको मैनेज करेंगी, तो वो हमारी प्लानिंग कहलाती है। किसी भी उद्देश्य को पूरा करने से पहले जो हम प्लानिंग करते हैं वो हमारी प्लानिंग कहलाती है, यानी कि योजना कहलाती है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4, योजना के 2 उद्देश्यों को लिखिए। अब योजना के कोई 2 उद्देश्य लिखने हैं हमें, ठीक है। ये 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि कोई भी 2 उद्देश्य लिखो, ठीक है। पर मैंने इसमें बहुत सारे लिख रखा है, आपको जो याद हो ना आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अब योजना के उद्देश्य क्या होते हैं? योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अच्छा तालमेल स्थापित करता है। अब जब हमने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है किसी भी चीज की, तो हमें कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर मेरे को पता है कि मेरे को इतने बजे ये काम करना है, तो मैं इतने बजे वो काम कर दूंगी, ये पहले से ही प्लान है, ठीक है। अगर हम प्लानिंग नहीं करते तो घिचपिच हो जाती है ना, कि भाई पहले ये काम होना चाहिए था, फिर ये होना चाहिए था, फिर ये होना चाहिए था, फिर जल्दी जल्दी में काम बिगड़ भी जाता है। तो हमें पहले प्लानिंग करने से क्या होता है हमारे कि अच्छा तालमेल बैठ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अच्छा नियंत्रण करना। हम हर चीज पे अच्छा नियंत्रण रख सकते हैं, हमें पता है कि उस टाइम हमें क्या करना है और उस चीज को हमें किस टाइम पे करना है, तो ये सब। तो इसके बाद दबाव को कम करना, हमारे पास दबाव कम हो जाता है क्योंकि हमने पहले से प्लान कर रखा है कि हमें ये करना है, ये इस समय करना है, ये इस दिन करना है। तो जल्दी बाजी में ना दबाव आने लग जाता है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होगी तो हम पे दबाव आ जाएगा कि हमें ये करना था, वो करना था। अगर हम प्लान बनाते हैं तो हमारे पास दबाव नहीं होता। फिर गलती की संभावना ना के बराबर होती है। ऑब्वियसली जब हमने पहले से प्लान कर रखा है तो हम गलतियों को भी ध्यान रख के वो प्लान बनाते हैं, तो गलती की संभावना भी कम हो जाती है। अब रचनात्मकता को बढ़ावा देना, जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम सोचते हैं कि इसको और किस वे में किया जा सकता है और किस वे में और अच्छा हो सकता है, तो वो भी। प्रबंध को प्रभावशाली बनाना, प्रबंध को प्रभावशाली बन जाता है वो जब हम प्लानिंग टीम को, हर टीम को एक एक काम बांट देते हैं, पहले से ही प्लान करके रखते हैं। फिर बजट को सुनिश्चित करना, हमारे पास टोटल बजट कितना होता है उसको सुनिश्चित करने के लिए भी हम क्या बोलते हैं, पहले से ही प्लान कर लेते हैं। अगर हमें 1 करोड़ का बजट मिला है तो हम उसको पहले से प्लान करके चलेंगे कि भाई हमें इतना यहाँ लगाना है, इतना यहाँ लगाना है, वो प्लानिंग से ही होता है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं इसके उद्देश्य। बाकी आपको अगर उसने पूछा है कि 2 लिखो तो आप कोई से भी 2 लिख सकते हो, अपने हिसाब से कोई से भी 2, ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें मैक्सिमम 3 लाइन लिखनी होती है। अगर हम पॉइंट्स वाइज लिखते हैं तो मैक्सिमम 3 पॉइंट्स लिखते हैं। पर कुछ होते हैं कि उनको बहुत पता होता है तो 4-5 लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि ज्यादा उससे भी थोड़ा टीचर पर पड़ता है कि भाई 2 नंबर का क्वेश्चन था और उसने ज्यादा लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, खेल कार्यक्रम प्रबंध में संगठन का क्या महत्व होता है, ठीक है। खेल कार्यक्रम प्रबंधन में संगठन का क्या क्या महत्व है, ठीक है। अब संगठन का क्या क्या महत्व वो लिखना है हमें। खेल कार्यक्रम प्रबंध में संगठन का महत्व विभिन्न खेल कार्यक्रमों तथा उनसे संबंधित गतिविधियों के संगठन के महत्व निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? पहला, संगठन के अंतर्गत संपूर्ण कार्यों को अनेक उप कार्यों में बांट दिया जाता है। फिर सभी कार्यों के लिए योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसमें बहुत सारी कमिटीज बनाई जाती है, टीम्स बनाई जाती है जिनके अंदर काम बांट दिया जाता है। ऑब्वियसली एक टीम या एक इंसान वो काम नहीं कर सकता, तो वो टीम वाइज बांट दिया जाता है कि इस टीम का ये काम है, उस टीम का ये काम है। जैसे हमने पढ़ा योजना समिति है ना, ये सब कमेटियां होती हैं, इनको काम बांट दिया जाता है ताकि वो काम थोड़ा प्रभावशाली हो, जल्दी हो, और क्या बोलते हैं, और संगठन ये काम बांटता है। ये संगठन ही होता है जो टीम उसको काम बांटता है, ठीक है। इसके बाद जो एक ही कार्य को बार बार करने के लिए उससे विशेषज्ञ बन जाते हैं। इस प्रकार कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य होने लगता है और संस्था को वशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि वो टीम में काम बांट देते ताकि वो काम जल्दी हो, और वो टीम, अगर उस टीम को सिर्फ वही काम मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो टीम उस काम में एक टाइम में माहिर हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि ना वो विशेषज्ञ हो जाते हैं उस चीज में, तो उनको काम करने में बहुत कम टाइम लगता है फिर वो, ठीक है। अब सेकंड क्या है, संगठन विभिन्न समितियों तथा कर्मचारियों के कार्य संबंधों को स्पष्ट करता है। क्या करता है, सभी लोगों के जो भी कार्य करने वाले लोग होते हैं, कर्मचारियों है ना, उनके काम को स्पष्ट करता है।
अब उचित संगठन के परिणाम स्वरूप ही विभिन्न समितियों एवं स्तरों पर संदेशवहन प्रभावी होता है। ठीक है, अब क्या करता है, कर्मचारियों के काम को अच्छा बनाता है, स्पष्ट करवाता है, फिर उसके बाद ये कमेटियों में काम भी बांटता है कि किसको कौन सा काम करना चाहिए, उनमें विशेषज्ञ बनाता है। तीसरा संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक क्रिया को करने के लिए एक अलग समिति या कर्मचारी होते हैं। हमें पता है कि हर समिति में या फिर हर कमेटी में अलग कर्मचारी और अलग लोग होते हैं। ठीक है, ऐसा करने से ना तो कोई क्रिया पूरी होने से छुटती है और ना ही किसी क्रिया को अनावश्यक रूप से 2 बार किया जाता है। अगर हमने पहले से प्लान कर रखा है और संगठन टीम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन टीम ने हर कमेटी में उसका काम बांट रखे, तो ऑब्वियसली बात है कि हर कमेटी वाला अपना ही काम करेगा। तो उससे क्या होगा कि इन्होंने कमेटी में काम बांट रखा है, तो उसको ध्यान रहेगा, उस कमेटी को यही ध्यान रहेगा कि हमारा यही काम है, तो वो काम का बर्डन उस पर डबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये काम नहीं बांटेंगे तो इनको ये लगा रहेगा कि यार अरे वो काम भी करना था, अरे वो काम भी करना था, ये रह गया, ये रह गया। और कुछ कुछ काम तो डबल भी हो सकता है, जैसे कि अब एक बार किसी ने रिफ्रेशमेंट मंगा ली, अब सामने वाले को नहीं पता कि उसने वो मंगा ली है, तो वो दोबारा ऑर्डर कर देते, तो वो डबल डबल हो जाता है। ठीक है, पर अगर हमने वो काम सिर्फ रिफ्रेशमेंट टीम को ही दे रखा है, तो उनको पता है कि हमने रिफ्रेशमेंट मंगा ली है और उनके पास पूरा डाटा होता ही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि काम जो टाइम होता है उस टाइम पे भी हो जाता है और इनको दोबारा दोबारा करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके बाद, और काम बहुत स्पष्टता से होता है। ठीक है, अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 6। टूर्नामेंट की परिभाषित कीजिए। टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं ये लिखिए। अब टूर्नामेंट क्या होता है, टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं, टूर्नामेंट को परिभाषित करना है, तो ये भी आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, टूर्नामेंट खेल प्रतियोगिताओं टूर्नामेंट मैचों की एक श्रृंखला है जिसमें अंत में एक टीम विजयी होती है और बाकी सभी भाग लेने वाली टीम मैच हार जाती है। ठीक है, जिसमें से एक टीम विजयी होती है और बाकी सारी टीम हार जाती है। खेल प्रतियोगिताओं टूर्नामेंट विभिन्न कारकों पर निर्भरता करता है। ठीक है, निर्भर करता है किस किस चीजों पे, कार्यकरों पे, बहुत सारे कार्यकरों पे भी देखते हैं। जैसे भाग लेने वाली टीमों की संख्या, कितनी टीम की संख्या है, कितनी टीम्स हैं, मैदानों और उपकरणों की संख्या की कितने मैदान है, हम पे कितने ग्राउंड है जिन पे हम खेल सके हैं, और कितने इक्विपमेंट्स है, कितने उपकरण है जिनको हम यूज कर सकते हैं, और दिनों की संख्या और पर्याप्त धन। हमारे पास दिनों की संख्या भी पर्याप्त होनी चाहिए और पर्याप्त धन भी होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमारे पास बहुत सारी टीम्स है तो उनको फीड भी करना है, उनके लिए घर रहने की भी व्यवस्था करनी है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था करनी है, रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था करनी है, और गेम्स के इक्विपमेंट भी उनको चाहिए होंगे। तो उस हिसाब से हमें पर्याप्त धन, मैदान, टीमों की संख्या और उपकरण वगैरह देखने पड़ते हैं। अब टूर्नामेंट के प्रकार, टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, उसके बाद होता है लीग टूर्नामेंट, उसके बाद होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हमारे में नहीं है, हमारे में सिर्फ नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट है। ठीक है, तो टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, ये हमारा आपसे ये 5 नंबर में पूछ सकता है ऐसे, पर क्या बोलते हैं आपको ना फिर उसमें ना ये भी डिफाइन करना पड़ जाएगा, अगर उसने 5 नंबर में पूछा तो। अगर उसने 5 नंबर में नहीं पूछा तो आपको ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसके प्रकार बता सकते हो। ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट, इस प्रकार के टूर्नामेंट जिसमें से एक बार हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, केवल विजेता टीम ही अगले राउंड में भाग लेती है। हमें पता है नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, अगर दो टीम मैच खेल रही हैं तो वो अगर एक बार हार गई तो वो पूरी गेम से, पूरे टूर्नामेंट से ही आउट हो जाती है और जीतने वाली टीम आगे बढ़ती है, आगे राउंड में बढ़ती है। ठीक है, बट बाकी मैचेस में क्या होता है कि जो हारने वाली टीम है उसको मौका मिलता है बाकी टीमों के संग खेलने का भी, पर नॉकआउट टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होता, अगर वो हार गई तो वो गेम से बाहर। ठीक है, लीग टूर्नामेंट, एकल लीग टूर्नामेंट में सभी भाग लेने वाली टीम एक दूसरे के साथ एक बार जरूर मैच में भाग लेती है, जबकि डबल लीग टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के साथ 2 बार भाग लेती है। जो लीग टूर्नामेंट होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल लीग टूर्नामेंट और एक होता है डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट में हर एक टीम के संग जरूर मैच खेलती है, जैसे कि हमारे पास 9 टीम है तो टीम नंबर 1 जो है वो बाकी 8 टीमों के संग मैच खेलेगी एक बार। पर डबल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि नंबर 1 टीम बाकी 8 टीमों से मैच खेलेगी 2 बार। ठीक है, डबल बार।
अब इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। टूर्नामेंट जिसमें टूर्नामेंट का शुरुआती दौर विशेष आधार नॉकआउट या लीग पर खेले जाते हैं और बाकी टूर्नामेंट किसी अन्य आधार पर खेले जाते हैं, वह कहलाते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, जिनमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब आता है नॉकआउट के आधार पर 13 टीमों का फिक्सचर तैयार कीजिए। ठीक है, 13 टीमों का हमें फिक्सचर बनाना है, किसके आधार पे? नॉकआउट के आधार पे। अब नॉकआउट का हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है? n-1। ठीक है, n-1 होता है हमारा। तो इससे अभी देखते हैं हम 13 टीमों का वो कैसे बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन है? नॉकआउट के आधार पर 13 टीमों का फिक्सचर तैयार कीजिए। मैंने आपसे जब मैं पढ़ाई थी चैप्टर, जब भी मैंने आपसे बोला था कि हमेशा एग्जाम में वो ऑड का पूछता है, क्योंकि इवन का इजी होता है, ऑड का मुश्किल होता है। तो वो ऑड का ही आपको बनाने के लिए देगा। 9 टीम हो सकती है, 11 हो सकती है, 7 हो सकती है, 15 हो सकती है, 13 हो सकती है, 17 हो सकती है, वो ऑड में ही देगा आपको। तो देखते हैं कुल मैचों की संख्या। हमें अब टोटल मैच की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो कुल मैचों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? n-1 यानी कि नंबर ऑफ टीम -1। नंबर ऑफ टीम हमारे पास कितनी है? 13। ठीक है, और -1 कितना हो गया? ये 12। ये तो आ गया हमारा मैच कि हम 12 मैच खेलेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे राउंड की संख्या। राउंड की संख्या कैसे निकालते हैं? हम राउंड की संख्या निकालते हैं कि अगर हमारा कुल टोटल मैच की संख्या किसी भी 2 के जो हाईएस्ट पावर है उसमें आती है तो हम उसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है 2 × 2 × 2। ठीक है, अब 2 जा कितना होता है? 4। ठीक है, 4 जा कितना होता है? 8। 8 जा कितना होता है? 16। ठीक है, अब 12 16 के अंडर आता है? हाँ, क्योंकि 16 के अंडर आता है ना 12। अब आप बोलोगे कि 12 तो 2 से डिवाइडेड है, बट हमने बोला हाईएस्ट पावर, यानी कि 2 की पावर 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, 8 2 जा 16। तो हमने हाईएस्ट पावर ले ली। तो कितने आ गए हमारे? सॉरी, 2 की पावर 4। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 16 नंबर। अब 16 के अंदर 12 आता है, ये हमें पता लग गया। ठीक है, अगर यहाँ पे 12 नहीं होता, कुछ और होता। ठीक है, अगर 12 से छोटा ले लेते हम 7 ले लेते हैं। अगर हमारे पास 7 आ रहा होता तो हम यहाँ पे 8 लेते हैं, यानी कि 12 की पावर 3 लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 8 के अंदर 7 आ जाता है तो हम ऐसे लेते हैं। ठीक है, 2 की हाईएस्ट पावर देखते हैं हम कि 2 की हाईएस्ट पावर के अंदर ये नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब 12 16 के अंदर आता है। ठीक है, अगर हम 8 से देखें तो 8 के अंदर 12 नहीं आ सकता। ठीक है, 12 बड़ा हो जाएगा 8 से, तो हम 16 लेंगे। अब हमने देख लिया कि 12 की हाईएस्ट पावर हमारे पास 4 है, तो हमारे पास जो भी कुल चक्र होंगे मैच के जो खेले जाएंगे वो होंगे 4, यानी कि राउंड कितने खेले जाएंगे? 4, क्योंकि हमने 2 की पावर कितनी ली थी? 2 की हाईएस्ट पावर कितनी ली थी? 2 की पावर 4 ली थी। तो जो 4 है वो हमारे राउंड होते हैं कि हम कितने राउंड खेलेंगे। ठीक है, जो हमारी जब भी हमें कोई भी कुल मैच की संख्या निकालनी होती है तो n-1 का फॉर्मूला यूज करते हैं। n क्या होता है? हमारा टोटल नंबर ऑफ टीम्स -1। टोटल नंबर ऑफ टीम हमारी 13 थी, हमने -1 क्या आया? हमारे पास 12। अब हम देखेंगे राउंड कितने निकाले। हमारे पास 12 आ गया तो हम राउंड इसी से निकालेंगे। अब 12 से राउंड कैसे निकालेंगे? अब हम देखेंगे 2 की हम कितनी हाईएस्ट पावर लेके जिसके अंदर 12 आ जाए। तो 2 की हाईएस्ट पावर हमने ली 4। 4 कितनी होती है? 2 की हाईएस्ट पावर 4 हो गई, 4 16। ठीक है, अब हमने 16 ले लिया क्योंकि 16 के अंडर 12 आता है। हमें पता लग गया कि किसके अंडर आता है 12। अब 2 की हाईएस्ट पावर 4 के अंदर आता है ना, तो हमने 4 ले लिया। ठीक है, 2 × 2 × 2। अब 4 जो हो गया हमारा, वो हो गए हमारे नंबर ऑफ राउंड्स। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ राउंड्स भी है। अब बाय कितनी जाएगी? ठीक है, कुल टीमों की संख्या और बाय। ठीक है, अब हमने लिया था 16, देखा था हमने 2 4 जा 16। 16 - 13 3, यानी कि हम इसमें देंगे 3 बाय। ठीक है, कितने बाय आएंगे इसके अंदर? 3 बाय। कैसे निकाला हमने? 2 की जो भी पावर थी, ठीक है, 2 की जितनी हमने पावर ली, इसमें हमने देखा कि 2 हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 4 बार मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गए हमारे राउंड्स। अब 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? 16 आया। ठीक है, तो हम 16 लेंगे और -13 कर देंगे, जिससे हमारे आ जाएंगे कि हम बाय कितने देंगे। तो हम देंगे 3 बाय। ये क्लियर है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज क्लियर रखना। आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हो। अब हमारे पास बाय की भी आ गई, हमें 3 बाय देना है। अब हम 3 बाय कहाँ देंगे? अब हम देखेंगे अपर हाफ। ठीक है, अपर हाफ में कितने बाय दिए जाएंगे? तो कुल टीमों की संख्या और +1, n+1/2। ठीक है, 13 + 1/2 कितने हो गए? 7। अब लोअर हाफ में देखेंगे। ठीक है, लोअर हाफ में टोटल की संख्या कैसे निकालेंगे हम? n-1।
13 टीम्स है ना हम पे, तो हम हाफ तो करेंगे क्योंकि वो हाफ में बैठेंगे ना, अपर हाफ और लोअर हाफ में। तो अपर हाफ में कितने टीम जाएंगे, लोअर हाफ में कितने टीम जाएंगे, तो वो निकाल रहे हैं हम। तो अपर हाफ में कैसे निकालेंगे, n+1 अपॉन में 2, ठीक है। ये आ गया 13+1 अपॉन में 2 7, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे होता है n-1/2, किसमें होता है, लोअर हाफ में होता है n-1/2। 13-1/2 कितने हो गए 6, क्योंकि 12/2 6, ठीक है। यहाँ 14/2 7। अब हम देखेंगे कि बाय कितनी दिए जाएंगे, ठीक है। अपर हाफ में बाय कितने जाएंगे, तो अपर हाफ में बाय निकालने के लिए हम देखते हैं नंबर ऑफ बाय, यानी कि NB-1। इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, तो 3-1 2, यानी कि 1/, क्योंकि 2/2 1, ठीक है। अपर हाफ में हम देंगे 1/। अब हम देखेंगे लोअर हाफ में हमें कितने बाय देने हैं, ठीक है। अब लोअर हाफ में बाय देने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, कुल प्लस, यानी कि नंबर ऑफ बाय +1/2, नंबर ऑफ बाय +1/2 यानी कि 2। यहाँ पे हम देंगे 2/, क्योंकि ये हो जाएगा 4/4, ठीक है। अब हम बाय कैसे देते हैं, तो बाय देने के लिए हमें बहुत इजी तरीका होता है बाय देने के लिए, पैटर्न में चलता है। तो सबसे पहले हम बाय देते हैं लोअर हाफ की लास्ट टीम को, ठीक है। लोअर हाफ की लास्ट टीम को हम सबसे पहला बाय देंगे। हमारे टोटल नंबर ऑफ बायस कितने हैं, 3, जिसमें से हमें अपर हाफ को कितने देने हैं 1 और लोअर हाफ को कितने देने हैं 2, ठीक है। सबसे पहले हम बाय देते हैं सबसे नीचे वाली टीम को, यानी कि सबसे लास्ट टीम को, लोअर हाफ की। उसके बाद हम दूसरा बाय देते हैं अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। फिर हम तीसरा बाय देंगे लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, ठीक है। ये ऐसे ही चलता है, सबसे पहले हम बाय देते हैं लोअर हाफ की लास्ट टीम को, फिर बाय देते हैं अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, फिर बाय देते हैं लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, देन अपर हाफ की लास्ट टीम को, ठीक है। तो ऐसे चलता है, लास्ट फर्स्ट फर्स्ट लास्ट, लास्ट फर्स्ट फर्स्ट लास्ट, ठीक है। ये देखो ना, लास्ट फिर फर्स्ट एंड देन फर्स्ट, और अगर हमें इससे ज्यादा बाय होते हैं हमारे पास तो हम इसको देते हैं, ठीक है, तो हो जाता है लास्ट। फिर हमें और बाय देने होते तो यहाँ आते लास्ट फर्स्ट देन फर्स्ट देन लास्ट, ठीक है, ऐसे देते हैं। ये पैटर्न होता है हमारा, ठीक है। पर हमें कितने बाय देने थे, अभी 3 ही बाय देने थे ना, तो 3 बाय हम कहाँ कहाँ देंगे, सबसे पहले लास्ट टीम को, फिर उसके बाद फर्स्ट टीम को, एंड देन लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, ठीक है। ये क्लियर है आपका, तो हम बाय ऐसे देंगे। तो हमारे पास पूरा चार्ट भी निकल गया कि हम कितने बाय देने थे, कितनी नंबर ऑफ राउंड्स हो गए, कितने टीम्स निकालेंगे। हम नंबर ऑफ राउंड देख लेते हैं। राउंड 1 हमारा ये हो गया, जिनमें उन्होंने कॉम्पीट किया। राउंड 2 हमारा हो गया, राउंड 3 हो गया, राउंड 4 हो गया, और ये विजेता, ठीक है। आपसे नॉकआउट वाला जरूर पूछ लेंगे वो, क्योंकि ना उनको मतलब नॉकआउट वाला वो देते ही हैं, 100% देते हैं। अब उसके बाद आता है प्रश्न 8, इसमें है 9 टीमों का साइकिलिंग फिक्सचर बनाओ, ठीक है। अब 9 टीमों का साइकिलिंग फिक्सचर बनाना है हमें। टीम की कुल संख्या हमारे पास 9 है। अब हमारे पास राउंड कितने होंगे, ठीक है, राउंड भी हमारे पास 9 ही होंगे। जितनी टोटल नंबर ऑफ संख्या होती है उतने ही हमारे पास राउंड होते हैं। अब साइकिलिंग फिक्सचर बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि ना इसको हमें साइकिल की तरह चलाना होता है। हमारे पास टोटल टीम है 9, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉर्मूला है, कुल मैच कितने आएंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 2। टोटल टीम हमारे पास कितनी है 9, ठीक है, ब्रैकेट में 9-1 अपॉन में 2, ठीक है। अब ब्रैकेट यहाँ पे आ गए हम, कितना हो गया, ठीक है, ये हमारा तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या होगा, 9 ब्रैकेट में 8 अपॉन में 2, कितने हो गए 9 8 72 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 36। ये हो गए हमारे पास टोटल मैच कि हम कितने मैच खेलेंगे। तो हम खेलेंगे 36 मैच, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम अपना साइकिलिंग फिक्सचर कैसे बनाएं, ठीक है। अब साइकिलिंग फिक्सचर बनाना बहुत इजी होता है। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट बॉक्स होता है, हमारे पास राउंड भी 9 है कि जितनी टीम होती है हमारे पास उतने ही राउंड होते हैं, ठीक है, और 36 मैच खेलने हमें। तो इसका जो फर्स्ट बॉक्स होता है ना, ये एज अ टीज रहेगा, मतलब इसके अंदर जो बाय है वो एज अ टीज रहेगा, बाकी सब घूमेगा। यानी कि फर्स्ट राउंड में 9वीं टीम को बाय मिलेगा, 8 फर्स्ट के संग खेलेगी, 7 सेकंड के संग, 6 3 के संग और 5 4 के संग। तो ऐसे जाता है। अब इसमें आप देखो बाय अपनी ही जगह पे है, ठीक है, बाकी टीम्स की
मेथड चेंज हो रहा है, बाकी सब अपनी जगह पे है। अब हम बाय के नीचे से शुरू करेंगे हमेशा, ठीक है। बाय के नीचे से हम टीम नंबर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, एंड देन इसके साइड से 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। अब 9 यहाँ पे बाय में थी, ठीक है, तो अब 9 यहाँ पे आ जाएगी। फिर हम सेकंड राउंड में क्या करेंगे, 9 से लिखेंगे। 9 जो हमने यहाँ पे वर्ड होगा ना, जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो इधर आ जाएगा उस टाइम, सॉरी, ठीक है, जो भी वर्ड होगा ना वो इधर को आ जाएगा उस टाइम पे। जैसे ही 9 था, इस लाइन में 9 था, यहाँ पे 8 है तो 8 यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ पे 7 है तो यहाँ आ गया, यहाँ पे 6 है तो ये यहाँ आ गया। तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये साइक्लिक पिक्चर होती है जो ऐसे घूमती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 था, 9 बाय में था, तो अब हम 9 को यहाँ ले आएंगे। अब 9 खेलेगा यहाँ पे मैच, ठीक है, 8 बाय में चला जाएगा। तो सिंपल ऐसे ही होगा, हमें बस ये मैच घुमाते जाना है, ये चीज घुमाते जानी है, इसको ही हम बोलेंगे साइक्लिक फिक्सचर। हर राउंड में ऐसा ही होगा। इससे क्या होगा कि हर टीम एक दूसरे के साथ मैच खेल पाएगी, क्योंकि हमने देखा था लीग टूर्नामेंट में क्या होता है कि हर टीम अपने साथ मैच खेल पाती है, मतलब अपने जो कॉम्पिटिटर होते हैं हर टीम के संग मैच खेलती है, ठीक है। अब हमने देखा 9 को बाय मिल गया, 9 को यहाँ पे बाय मिला है, हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को यहाँ बाय मिल गया। अब हम यहाँ से चालू करेंगे 9 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को यहाँ बाय मिल गया। फिर हम यहाँ चालू करेंगे 8 9 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 को बाय मिल गया। फिर यहाँ 7 8 9 1 2 3 4 5, यहाँ 6 को बाय मिल गया। फिर 6 7 8 9 1 2 3 4 5, यहाँ 5 को बाय मिल गया। फिर 5 6 7 8 9 1 2 3, यहाँ 4 को बाय मिल गया। फिर 4 5 6 7 8 9 1 2 3, यहाँ 3 को बाय मिल गया। 3 4 5 6 7 8 9 1, यहाँ 2 को बाय मिल गया। और 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 1 को बाय मिल गया, ठीक है। यही होता है हमारा साइक्लिंग मेथड, यही होता है हमारा साइक्लिंग फिक्सचर, ठीक है। और आपसे इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी पूछ सकता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। यही इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें हर कमेटी के बारे में देखना है कि कौन सी कमेटी क्या काम करती है, उसका क्या काम होता है, ठीक है, कौन कौन सी कमेटियां होती हैं हमारे पास। फिर हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारी है नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट, क्योंकि वो दे सकते हैं आपको क्वेश्चन कि ये सॉल्व करो, इसका फिक्सचर बनाओ, साइक्लिंग फिक्सचर बनाओ, है ना, तो कुछ भी पूछ सकता है वो आपको। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तो बोल रही हूँ कि ये 100% आते हैं, तो इनको जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।